मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। आज से फिर वापस अपन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास पहली बार शुरू करेंगे। और मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि अब आपकी क्लासें कंटेंट भी आपको सही तरीके से जानकारी दी जाए, उसके बाद में आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाई जाए। इसलिए मैं पहले टॉपिक का पूरा नोट्स तैयार करके आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की संविधान सभा। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस भी साथी ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने आपके मित्रों मिलने वाले हों उन सभी तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपन से जुड़े और अपनी तैयारी को फ़ायदा पहुँचाए। चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज हमारा टॉपिक है भारत की संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब ये है कि संविधान बनाने से पहले अंग्रेजों के द्वारा जब भारतीयों को चैलेंज दिया गया कि आप अपने लिए एक संविधान बनाकर दिखाएं हमें, तो हम मान जाएंगे कि भारतीय लोग अपना प्रशासन स्वयं संभाल सकते हैं। तो उसी की पृष्ठभूमि मैंने तैयार करी है। इसकी पहली पृष्ठभूमि के तौर पर ये बात है कि भारत में संविधान सभा का विकास किस प्रकार से हुआ, ये अपन देखेंगे। भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसके संस्थापक थे एम एन रॉय। कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक थे भारत में एम एन रॉय, और उन्होंने पहली बार 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा का सुझाव दिया था। आपसे परीक्षा में से पूछा जा सकता है कि भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। और ये किस पार्टी के संस्थापक थे या किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो वो थे कम्युनिस्ट आंदोलन। उसके बाद में 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का आह्वान किया। फिर जब एम एन रॉय ने सुझाव दिया उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का आह्वान किया। उसके बाद में चलते हैं, इस मांग को आखिर में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भारत के संविधान बनाया जाए। और उसी की परिणति ये थी कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और अगस्त प्रस्ताव के बाद में अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगस्त प्रस्ताव के बाद में कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके अनुसार नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय होना था। इस कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से जो संविधान सभा बनाई जानी थी उसको आंशिक रूप से निर्वाचित होना था और आंशिक रूप से मनोनीत होना था, यानी कि उसके कुछ सदस्यों को तो निर्वाचित करना था और कुछ को मनोनीत करना था। इसके अलावा इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा भी चुना जाना था, यानी कि जो स्वयं में एक सीमित मताधिकार से चुने गए थे। विधानसभा के जो सदस्य थे वो सीमित मताधिकार से चुने गए थे, क्योंकि 10 लाख पर एक सदस्य को चुनने का अधिकार था। अब चलते हैं हम अपने आगे। ये जो संविधान सभा थी इसके अंदर महात्मा गांधी को छोड़कर भारत की सभी हस्तियों शामिल की गई थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के अंदर शामिल नहीं था? तो अपन को ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी उसके अंदर सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारे लिए मुख्य मुख्य फैक्ट थे। अब चलते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी तरफ। कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और उसके अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान सभा का वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये चीज भी अपन को ध्यान रखनी है। अपन से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद में मसौदा समिति की नियुक्ति की गई, यानी कि उस पर डिस्कशन करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसको मसौदा समिति बोल सकते हैं अपन। और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर दी गई संविधान का सभा का। तो संविधान सभा ने अपना जो काम था उसको पूरा करने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये समय टोटल संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने में लिया था। एक तरफ देखा जाए तो ये काफी लंबा समय था, क्योंकि अमेरिका का संविधान तैयार होने में मात्र
4 महीने का समय लिया गया था। कितने महीने में तैयार हो गया था अमेरिकी संविधान? 4 महीने में तैयार हुआ, जबकि भारतीय संविधान जो था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान सभा के ज़रिए भारतीय संविधान को अपनाया, को अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया, यानी कि खुद को सौंपा था। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर भी इस डेट का ज़िक्र मिलता है। मिति मार्क्सिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस रूप में अपन को ये मिलता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के को भारतीय लोगों के द्वारा अपनाया गया था और इस संविधान को भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जो संविधान अपन आज वर्तमान में देख रहे हैं उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद में चलते हैं अपन उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। दरअसल उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया था। अपन से ऐसे पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया या कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन बातों का मुख्य रूप से जिक्र था वो तो भारतीय संविधान की मौलिक जो प्रस्ताव थे वो सारे शामिल थे। इसके अलावा राजनीतिक विचारों को इन्होंने सभा के सामने रखा था और उन पर विचार विमर्श कर उसका मार्गदर्शन करने वाले थे उद्देश्य प्रस्ताव का। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो विधानसभा की स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप जो अपन देख रहे हैं वर्तमान में वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण एक तरीके से संविधान की प्रस्तावना मान सकते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस संविधान सभा की जो संवैधानिक निकाय थे उसकी संविधान सभा की अध्यक्षता उन्होंने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक निकाय के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता की थी और जीवी मावलंकर ने विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता की। उनसे परीक्षा में इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि अधिकतर व्यक्ति इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो संवैधानिक निकाय के रूप में की। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी तो वो थे जीवी मावलंकर। अब देखते हैं अपन प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसको भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे, उनको शामिल किया गया था जो जिसके अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे के एम मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधवराव। इनको बी एल मित्र की जगह पर लिया गया था जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। और लास्ट थे टी टी कृष्णमाचारी। इनको डी पी खेतान की जगह पर लिया गया था क्योंकि 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपन से सीधे सीधे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है? तो इन सदस्यों में से किसी एक का नाम वहां पर नहीं मिलेगा अपन को। अपन को इन सातों सदस्यों के नाम ध्यान रखने जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी। अब चलते हैं हम आगे। ये जो प्रारूप समिति थी इसके संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। बी एन राव को प्रारूप समिति का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, उसके प्रस्ताव के बाद 1930 में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस अपने भारत में मनाया गया था। तो इस चीज का भी अपन को ध्यान में रखना है कि पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और किस अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद मनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के प्रस्ताव के बाद मनाया गया था। संविधान बनाने और सामान्य कानूनों को लागू करने के लिए संविधान सभा में के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे जिनको देखते हैं अपन। इन संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए थे? इसने भारत 19 मई 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की जब भारतीय ने सदस्यता ली भारत ने तो उसका समर्थन अपने संविधान सभा ने किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तीसरी बात है कि राष्ट्रगान जो है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सीधी सीधे डेट वाइज अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई को अपनाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसने चुना था। संविधान सभा के द्वारा ये मुख्य मुख्य कार्य भी
किए गए थे। भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता का समर्थन किया। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया 22 जुलाई को 1947 को, राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना 24 जनवरी 1950। इसके अलावा ये जो 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू किया गया, इस दिन संविधान सभा की जो स्थिति है उसको खत्म कर दिया गया था और 1952 में नई सभा के निर्वाचित होने तक इसने अस्थायी संसद के रूप में इसको बदल दिया गया था। तो इसने 2 साल तक लगभग अस्थायी संसद के रूप में भी भारतीय संविधान सभा ने कार्य किया था। तो इस दौरान कुछ समितियां भी बनाई गई थी। उन समितियों में मुख्य थी संघ शक्ति समिति। ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा थे मौलिक अधिकारों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर संघ सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार ये कुछ समितियां बनाई गई थी जिनके अध्यक्षों का अपन ने जानकारी प्राप्त की। एक और समिति थी नियम प्रक्रिया और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपन से सीधे सीधे इसको इस तरीके से पूछ सकता है कि एक तरफ समितियों के नाम दे दे, दूसरी तरफ उनके अध्यक्षों के नाम दे दे, सुमेलित करवा ले, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी असंगत है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो था जवाहरलाल नेहरू था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर संघ सलाहकार समिति जो थे उसके सरदार पटेल थे। राज्य समिति जो थे उसके जवाहरलाल नेहरू थे और नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये जो संविधान सभा बनाई गई, भारत की संविधान इसने तैयार किया, तो इसकी लोगों के द्वारा आलोचना की गई थी। अब इसकी आलोचना करने के मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न बनता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की आलोचना कीजिए, संविधान सभा पर टिप्पणी कीजिए, तो उसके अंदर अपन आलोचना भी उसके अंदर दर्शा सकते हैं। तो इसकी आलोचना क्यों की गई थी, ये देखते हैं अपन। क्योंकि लोगों का मानना था कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि सभी सदस्य जो थे उनको भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं चुनाया गया था, जैसे कि आज चुना जाता है। उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना जाने की वजह से इसको प्रतिनिधि निकाय अपन नहीं मान सकते। दूसरा है, ये एक संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, किसी के अधिग्रहण होकर कार्य नहीं करना। ये एक संप्रभु निकाय भी इसको नहीं माना है। इसका रीजन ये था कि संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा आकार दिया गया था। नंबर एक बात, तो इस पे इसको अप्रत्यक्ष रूप से अपन क्या मान सकते हैं कि संविधान सभा जो निर्मित की गई वो ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में आकर की गई और सभा ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अपने सत्र आयोजित किए थे। तो इस वजह से बाह्य रूप में भी और आंतरिक रूप में भी भारतीय लोग पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं माने जा सकते थे। इस वजह से इसको संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता। तीसरा है कि इसने बहुत अधिक समय लगाया। समय लगाने का तात्पर्य है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं को अपना काम पूरा करने में केवल 4 महीने लगे थे और वही भारतीय संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये इतना टाइम लगा था। तो इसलिए इसने अधिक समय खींचा अपना। उसके अलावा कांग्रेस का दबदबा, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि जो संविधान सभा जो थी उसको एक पार्टी के रूप में कांग्रेस का वर्चस्व उसके अंदर अपन देख सकते हैं। एक और आलोचना की जाती है कि वकील और राजनीतिज्ञों का वर्चस्व था इस संविधान सभा के अंदर, क्योंकि इसमें ज्यादातर व्यक्ति थे जो वकालत पृष्ठभूमि से थे और ज्यादातर पॉलिटिकल पृष्ठभूमि वाले थे। तो आलोचकों के मुताबिक संविधान में का जो भारी भरकम होने का रीजन है और उसकी जो जटिल भाषा है उसका मुख्य रीजन यही है कि इसके अंदर वकीलों को और राजनीतिज्ञों को ज्यादा शामिल किया गया था। इसी वजह से आज इसकी स्थिति है कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और इसकी भाषा को काफी जटिल माना जाता है। और एक और आलोचना की जाती है कि इसमें ऊंची जाति के हिंदुओं का ही वर्चस्व था और ऐसा होना भारतीय संविधान की जो भारत की जो विविधता है उसकी धारणा के बिल्कुल विपरीत अपन मान सकते हैं। इसके अलावा अपन को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान रखने हैं, उनको मैं आपको बता दूं। ये जो संविधान सभा थी उसमें हाथी जो था उसको संविधान सभा की प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया। सीधे सीधे अपन से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रतीक या मोहर के रूप में किसको अपनाया गया था, तो वो था हाथी। अगला है सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा था एच वी आर अयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। एच वी आर अयंगर इनको संविधान सभा के सचिव के रूप में चुना गया था।
इसके अलावा एस.एन. मुखर्जी जो थे, वो संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार, संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसको जाना जाता है? एस.एन. मुखर्जी, वो संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। एक और फैक्ट है कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, इनको भारतीय संविधान के कैलीग्राफर या सुलेखक माना जाता है। इन्होंने मूल संविधान की जो प्रति है, उसको फ्लूइड इटैलिक लिपि में अपने हाथ से लिखा था। इस प्रकार आज हमारी जो क्लास थी, ये पहली क्लास है संविधान सभा के ऊपर। इसके द्वारा अपन ने जाना है कि संविधान का सभा का जो निर्माण है वो क्यों किया गया, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, उसकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, उसने क्या-क्या कार्य किए और उसकी क्या-क्या आलोचनाएँ हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में अपन ने जानकारी ली। इस टॉपिक से अपन से सीधे-सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो इनमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा आएँगी, समझने वाली चीज़ें कम है, इस वजह से इसको मैं ज़्यादा समझा भी नहीं पाया शायद आपको। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप इन चीज़ों को फटाफट रिवाइज़ करें, तो आपका टॉपिक जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ इसको देख लेंगे तो 15-20 मिनट, 25 मिनट के अंदर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और इसके अंदर आप ये देखेंगे, आपने जो अपनी बुक से पढ़ा था और मैंने जो आपको फैक्ट्स दिए हैं, उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा और आपको इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जो चैनल है आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार होगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन करें और अपने फास्ट रिवीजन के लिए इसको एक तरीके से ब्रह्मास्त्र अपन मान सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने धैर्य से सुना उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।